हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम वाले पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सब लोग अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई लिखाई जो है वो अच्छी चल रही होगी, ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, ठीक है। और बाकी सबको मेरी क्लासेस जो है वो अच्छी लग रही होगी, पॉलिटी की क्लासेस, और एक सीक्वेंस में क्लासेस को देखते रहना, ठीक है। क्योंकि बीच में एक दो है ना, अगर टॉपिक छोड़ दोगे, एक दो क्लास छोड़ दोगे तो फिर वो आपके बीच के टॉपिक मिस हो जाएंगे। क्योंकि एक एक रिलेट करके सारी चीज़ें पढ़ा रही हूँ मैं, एक एक जो आपके भाग है ना, वो हम एक एक भाग को करते करते चलेंगे पूरे संविधान को, और फिर इसी तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए सारी क्लासेस को अच्छे से देखना, ठीक है। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे को अप्रिशिएट भी कर दिया करो कमेंट करके, ठीक है। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो, ताकि जो भी वीडियो आपको अपलोड होती रहे तो आपके पास में उसका नोटिफिकेशन जो है वो आता रहेगा, ठीक है। अब क्लास को शुरू करने से पहले मैं हर बार आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में बताती हूँ। हर्षिता मैम की पाठशाला जो है वो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो आप इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़ सकते हो। आपको सिंपली टाइप करना है टेलीग्राम पे हर्षिता मैम की पाठशाला, ठीक है। वहाँ पे आपको मेरी ऐसी फ़ोटो लगी हुई दिख जाएगी, तो आप पहचान जाओगे भाई ये तो हमारी मैडम ही है। तो आप फिर मेरी जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी नई नई चीज़ें जो है वो देखने को मिलती रहती है, काफ़ी सारी है ना। कोई आपकी नई अपडेट आती है, कोई भी करंट अफेयर से जुड़ी हुई कोई भी न्यूज़ आती है, वो मैं यहाँ पे ही अपलोड करती रहती हूँ। कोई भी आपकी फ्री PDF मेरे को देनी होती है, फ्री मटेरियल देना होता है, वो भी मैं यहाँ पे ही देती हूँ। जैसे बच्चे पूछ रहे थे कि मैडम आपकी क्लास की PDF जो है वो हमको कहाँ मिलेगी। बच्चों को चाहे कितना भी अच्छे से कंटेंट दे दो, वीडियो में कितना भी डिटेल में पढ़ा दो, लेकिन बच्चों को PDF जो है वो तो चाहिए ही होती है। पता नहीं इनको PDF से इतना क्या लगाव रहता है सभी बच्चों को, है ना। तो वो PDF मांगते ही मांगते, चाहे कितना भी पढ़ा लो। इससे पहले मैं जहाँ पढ़ाती थी उधर भी उनको है ना पढ़ा लो अच्छे से, लेकिन पढ़ाने के बाद में भी वो PDF तो मांगते ही थे कि मैडम PDF कहाँ हमको मिलेगी, PDF कैसे दोगे, PDF कब दोगे। तो ये PDF के लिए तो जिद बच्चे करते ही रहते हैं। तो आप लोग सब PDF की डिमांड भी कर रहे थे। तो एक बार हमारी सारी क्लासेस जो है वो फिनिश हो जाएगी, उसके बाद में हम अच्छे से पूरी PDF को टाइप करवाएंगे और इस तरीके से बनवाएंगे ताकि आपको वो एकदम एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें जो है वो आपको मिलती रहे। फिर आप उसका ढंग से है ना प्रिंट आउट निकलवा सको और अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे से कर सको। तो हम पेड नोट्स जो है वो काफ़ी जल्दी शुरू कर देंगे, लेकिन एक बार हमारी क्लासेस फिनिश हो जाए उसके बाद में धीरे धीरे चीज़ें जो है वो आपके पास में और नई नई आपको देखने को मिलेगी इस यूपी है ना एग्ज़ाम वाले चैनल के ऊपर। तो आई होप कि आपको हमारी सारे इनिशिएटिव जो है वो अच्छे लग रहे होंगे। काफ़ी नए नए टीचर्स की क्लासेस भी आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। हिंदी की क्लासेस आपकी काफ़ी चल रही है, हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है, मेरी क्लासेस भी आपकी चल रही है। तो काफ़ी नई नई चीज़ें, काफ़ी नई नई जानकारी आपको यहाँ पे मिल रही है। तो आप कोशिश करा करो कि चैनल को जितना ज़्यादा हो सके लोगों के साथ में शेयर करो, ताकि और हमारी फैमिली जो है वो बड़ी हो सके, ठीक है। अब सब लोग साथ मिलकर पढ़ेंगे तो बोलते हैं ना कि साथ पढ़ेंगे तो ही तो साथ बढ़ेंगे, है ना। तो इस तरीके से साथ हमको मिलकर पढ़ना है, तो उसके लिए हमको सबका साथ तो चाहिए होगा ना। तो इसलिए आपके कोई भी फ्रेंड्स होते हैं, कोई भी आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो कि पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है, जिनको ज़रूरत है हमारे चैनल की, उनके साथ में आप चैनल को शेयर कर सकते हो, वीडियोस को शेयर कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम लिंक को भी शेयर कर सकते हो कि ये हर्षिता मैम का टेलीग्राम चैनल है। अगर किसी को भी ऐसी ज़रूरत है कि भाई कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ चाहिए, कोई भी अपडेट चाहिए, करंट अफेयर से जुड़ी हुई फ्री मटीरियल चाहिए, वो सब मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इसको भी शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो ये क्लास का इंट्रोडक्शन था। अब आज की जो क्लास है हमारी, ये हमारी सिंपल प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर रहने वाली है, ठीक है। हमने भाग 5 जो है वो हमारा फिनिश हो चुका है, जहाँ पे हमने एग्जीक्यूटिव को कर लिया है, हमने लेजिस्लेचर को कर लिया है, हमने जुडिशरी को भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो तीनों ही चीज़ें हमारी फिनिश हो चुकी है। आज की क्लास में हम कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जुडिशरी के चैप्टर में हमने प्रैक्टिस के क्वेश्चन नहीं देखे थे। तो आज की क्लास में हम प्रैक्टिस के क्वेश्चन करेंगे। एक दो वीडियो के अंदर हम अब प्रैक्टिस के क्वेश्चन की सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद में फिर आपकी भाग 6 जो है वो आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, CAPF 2023 का रीसेंट एग्जाम का ही क्वेश्चन है, यानी कि ज़्यादा पुराना ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो क्या बोलता है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इम्पीचमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो होते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए, है ना, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जब भी ऐसे नॉट वाले, है ना, अगर आपको सवाल देखने को मिले कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन जो है वो आपका सही है, तो ऐसे है ना क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि एग्जामिनर यहीं पे ही खेल जाता है और यहाँ पे हमको वो क्या कर देता है, कंफ्यूज कर देता है। अब मैंने ऐसे काफ़ी बच्चे देखे हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि मैडम हमने क्या करा, जल्दबाजी में हमने देख लिया सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन है तो हमको आता है, इम्पीचमेंट का क्वेश्चन है, महाभियोग का क्वेश्चन है, ये टॉपिक तो हमने पढ़ा हुआ है
और उस सवाल में क्या सही पूछा है या गलत पूछा है वो हमने ढंग से नहीं पढ़ा। वहाँ पे पूछा गया था गलत, लेकिन मैंने देख लिया कि वो सही ही होगा और फिर जो सही आंसर था उस पर टिक करके आ गए, है ना। तो इसलिए नॉट पूछा है या बिना नॉट पूछा है, ये भी आपको क्वेश्चन को ध्यान से देख के पढ़ना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपके उच्च ना न्यायालय यानी कि जो आपका उच्चतम न्यायालय होते हैं, उनके जो न्यायाधीश होते हैं, उनके जो जजेस होते हैं, उन पे अगर हम महाभियोग चलाते हैं तो उसको लेकर इन चारों कथन में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है, वो आपको चूज करना है। पहला बोला है कि मोशन एड्रेस टू प्रेसिडेंट साइंड बाय एटलीस्ट 100 मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज डिलीवर्ड टू द स्पीकर, यानी कि आपको यहाँ पे बोला है कि संसद के दोनों सदनों के कम से कम 100 सदस्यों द्वारा, है ना, हस्ताक्षरित और राष्ट्रपति को संबोधित प्रस्ताव अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा बोला है कि मोशन इज इन्वेस्टिगेटेड बाय कमिटी ऑफ 2 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और एक आपका क्या होता है, जूरिस्ट होता है, यानी कि 3 सदस्यों की समिति होती है, जहाँ पे 2 तो आपके क्या होते हैं, उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीश होते हैं और एक आपका पारंगत पारंगत आपका विधि वेता होता है, यानी कि जूरिस्ट होता है। इस द्वारा, है ना, इसके द्वारा ही अन्वेषण जो है वो किया जाता है। तीसरा बोला है if the committee find judge guilty of misbehavior of that suffer from incapacity, motion together with the report of committee is taken up by the consideration in the house where मोशन इज पेंडिंग। यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि किसी न्यायाधीश कदाचार का दोषी है या असमर्थ से ग्रस्त है तो समिति की रिपोर्ट के साथ साथ इस प्रस्ताव पर सदन के विचार किए जाते हैं, ठीक है। और फिर डी बोला है लास्ट वाला, जज विल बी रिमूव्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव हिज ऑर्डर फॉर रिमूवल, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने का, है ना, आदेश दिए जाने के पश्चात ही न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अभी 4 कथन दिए हुए हैं महाभियोग को लेकर, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा कथन जो है आपका गलत है। तो पहला कथन जो है वो आपका गलत है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, मोशन एड्रेस टू प्रेसिडेंट साइंड बाय एटलीस्ट 100 मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो भी मोशन पास होता है आपके, है ना, जजेस को हटाने के लिए, उसमें दोनों ही हाउसेस में से 100 मेंबर की ज़रूरत होती है। नहीं, मैंने आपको बताया था लोकसभा से 100 मेंबर की ज़रूरत है, राज्यसभा से सिर्फ 50 मेंबर की ही ज़रूरत होती है, तो दोनों से 100 मेंबर की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये ऑप्शन आपको गलत है। यही पूछा था कि कौन सा गलत है, तो पहला गलत है, बाकी दूसरा भी सही है। भाई इनके लिए एक आपका इंक्वायरी, है ना, आपका जो एक्ट आया था उसमें 3 मेंबर की कमेटी बैठती है, बिल्कुल सही बात है। 3 मेंबर की कमेटी में आपके जूरिस्ट भी होते हैं और आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी होते हैं, चीफ जस्टिस भी होते हैं, है ना, ये बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा कथन आपका सही है। तीसरा कथन क्या बोला है, तीसरा कथन भी यही बोला है कि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के केस में हम सुप्रीम कोर्ट के जज को या फिर किसी भी जज को हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, दोनों का ही मिसबिहेवियर होता है। अगर इनकैपेसिटी होती है तो हम उनको हटा सकते हैं, उनके ऊपर महाभियोग लगा सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। चौथा बोल रहा है कि अगर राष्ट्रपति का उसके ऊपर, है ना, उनके अगर सील साइन नहीं होते हैं तो उनके ऑर्डर के पश्चात कोई भी जज को नहीं हटा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, हटाएंगे कैसे, राष्ट्रपति ही तो हटाएंगे, तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। लेकिन पूछा है कि सही कौन सा नहीं है, तो ए ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के संबंध में नोटिस पर राज्यसभा के 50 सदस्य होने चाहिए, लोकसभा से 100 सदस्यों का हस्ताक्षर जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सही था। लेकिन यहाँ पे क्या बोला था पहले कथन में कि दोनों ही सदनों में से 100 लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए। नहीं, लोकसभा से तो 100 लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए, परंतु राज्यसभा से सिर्फ 50 लोगों का ही हस्ताक्षर होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही नहीं है, तो इसलिए ए इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा क्या बोला है, यूपीएससी 2023 का ही सवाल है, यानी कि रीसेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपसे सवाल क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्यूरेटिव पेटिशन इज करेक्ट, यानी कि, है ना, उपचारात्मक याचिका जो आपकी होती है उसको लेकर कौन सा कथन जो है वो आपका सही है, क्यूरेटिव पेटिशन को लेकर कौन सा कथन सही है। पहला कथन बोला है इट कैन बी एंटरटेन्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओनली, इस पर केवल भारत के उच्चतम न्यायालय के, है ना, उच्चतम न्यायालय जो है वो ही इस पर विचार कर सकते हैं कि आपकी क्यूरेटिव पेटिशन के ऊपर। दूसरा बोला है कि इट कैन बी एंटरटेन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओनली, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इस पर भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में, है ना, इस पर विचार हो सकते हैं क्या। दूसरा बोला है कि सर्टिफिकेशन बाय सीनियर एडवोकेट इज नेसेसरी टू फाइल अ क्यूरेटिव पेटिशन, क्यूरेटिव पेटिशन जो होती है आपकी, क्यूरेटिव याचिका जो होती है, उसके लिए आपकी जो वरिष्ठ अधिवक्ता जो होते हैं उनके द्वारा प्रमाणन आवश्यक होता है क्या। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है वो आपको बताना है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, तीसरा कथन बिल्कुल सही है, दूसरा कथन जो है वो सही नहीं है, ठीक है।
इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है कि पहला और तीसरा कथन तो आपका सही है, परंतु दूसरा कथन जो है वो आपका सही नहीं है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। औपचारिक याचिका की अवधारणा वर्ष 2002 में सुप्रीम कोर्ट के एक मामले द्वारा अशोक हुर्रा बनाया, अशोक हुर्रा तथा अन्य में निर्णय के संदर्भ में सामने आया था। ठीक है, इस केस के अंदर इसको लेकर आए थे कब, 2002 के अंदर। बाकी जो भी इसका डिस्क्रिप्शन है, अगर आप इंटरेस्टेड हो इसके बारे में और जानने के लिए तो इसको पढ़ सकते हो। इसका आंसर डी जो है वो करेक्ट है। अगला सवाल CDS 2023 का ही सवाल है, यानी कि 2023 के काफ़ी क्वेश्चन है यहाँ पे। आपसे सवाल क्या पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्पेशल बेंच कॉल्ड सोशल जस्टिस बेंच। इनमें से भारत के किस मुख्य न्यायमूर्ति ने सामाजिक न्यायपीठ नाम से विशेष न्यायपीठ का गठन किया था? किसने किया था? HL दत्ता ने किया था क्या? जो आपके KG बालकृष्णन है उन्होंने किया था क्या? जस्टिस RM लोढ़ा ने किया था, या फिर आपके YK सांबरवाल जो है उन्होंने किया था? तो किसने आपकी स्पेशल बेंच ऑफ सोशल जस्टिस बेंच का क्या किया था, उसको बनवाया था? ठीक है, तो उसका गठन किया था। तो ये कौन थे आपके? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि HL दत्ता ने इसका गठन किया था। ठीक है, CDS 2023 का सवाल है आपका। फिर UPPCS प्री 2023 का सवाल है, क्या बोला है, रेजिग्नेशन लेटर बाय जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एड्रेस टू। जो आपके सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? राष्ट्रपति को, चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, या फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को? तो मैंने आपको बताया हुआ है, त्यागपत्र किसी को भी देंगे तो वो कौन, जो कोई भी देगा तो वो किसको देगा? एक कोई तो देगा, राष्ट्रपति को यानी कि प्रेसिडेंट को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंदर बताया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने त्यागपत्र को भारत के राष्ट्रपति के भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको संबोधित करता है। ठीक है, कहाँ बताया हुआ है? अनुच्छेद 124 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। UPPCS प्री 2023 का सवाल है। अगला क्वेश्चन बोला है BPSC प्री 2022 का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से जो आपकी सर्वोच्च न्यायालय है उसके संबंध में कौन सा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, आपको बताना है। कॉलेजियम सिस्टम है क्या, एपिलेट जुरिस्डिक्शन है क्या, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है क्या, या फिर मोर देन वन या और दी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सुप्रीम कोर्ट निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो कॉलेजियम सिस्टम का, एपिलेट जुरिस्डिक्शन का, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का, या फिर मोर देन वन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है कि कॉलेजियम सिस्टम भी आपके सुप्रीम कोर्ट में है, एपिलेट यानी कि अपीलीय क्षेत्राधिकार भी जो आपके सुप्रीम कोर्ट में है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मूल क्षेत्राधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास में है। तो ये तीनों ही करेक्ट है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2022 का सवाल है। अगला क्वेश्चन भी आपका 2022 का ही है, BPSC का सवाल है। क्या पूछा है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, फेडरल कोर्ट है क्या, मानव अधिकारों का संरक्षक है यानी कि प्रोटेक्टर है ह्यूमन राइट्स का, फाइनल इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का अंतिम विवेचक है, या फिर सिविल कोर्ट है, सिविल न्यायालय है, या फिर नन ऑफ द अबव या मोर ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर है कि मोर देन वन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो इसका सही आंसर है। क्या बोला है, सर्वोच्च न्यायालय क्या है, वो फेडरल कोर्ट है, वो ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्टर भी है, कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर भी है, बिल्कुल सही बात है, सिविल कोर्ट भी है, क्रिमिनल कोर्ट भी है ना, यहाँ पे हम जा सकते हैं सिविल मामलों के लिए भी, क्रिमिनल मामलों के लिए भी। तो ये आपकी एक से ज्यादा बातें जो है वो आपकी यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है यानी कि फेडरल कोर्ट भी है। यह अपील का सर्वोच्च न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकार की गारंटी और संविधान का संरक्षक भी है। यह संविधान का अंतिम विवेचक के रूप में भी कार्य करता है। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ई जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। एक से ज्यादा यहाँ पे कथन जो है वो सही है। 2022 का आपका सवाल है ये, ठीक है। फिर अगला सवाल है आपका 2022 का ही। क्या पूछा है, जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, भारत में न्यायिक प्रणाली जो है वो किस पर आधारित है, कॉन्स्टिट्यूशन पे, संविधान पे आधारित है क्या, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया पर आधारित है क्या, ड्यू प्रोसेस ऑफ रूटीन लॉ पर आधारित है क्या, कन्वेंशन यानी कि परंपरा पर आधारित है क्या न्यायिक प्रणाली, या फिर आपका बोला है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है क्या आपकी न्यायिक प्रणाली, या फिर नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आपकी न्यायिक प्रणाली जो है वो भारत की आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये सही बात है। ना ही संविधान पे आधारित है, ना ही ड्यू प्रोसेस पे आधारित है, ना ही परंपरा पर आधारित है, बल्कि है ना प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पर आधारित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 2022 का ही आपका सवाल है, तो देख रहे हो रीसेंट क्वेश्चन ही मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। अगला सवाल क्या पूछा है, डिजाइन डिसीजन मेड बाय डैश आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट इन इंडिया।
डैश के द्वारा लिए गए निर्णय जो है वो भारत के अन्य जितने भी आपके न्यायालय होते हैं उन पे बाध्यकारी होते हैं। किसके डिसीजन? सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के, जिला न्यायालय के, या फिर उपरोक्त विकल्प सही नहीं है। नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो कौन सा आंसर करेक्ट है? पहला सही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा, जो भी निर्णय होगा, वो अन्य जितने भी आपके न्यायालय होंगे उन पे बाध्यकारी होगा उनको मानने के लिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होता है, सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है वो बाध्यकारी होता है पूरे इंडिया के अंदर ही। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या बोला है ना, आपसे पूछा है कि जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज इन द विशाखा केस पर्टेन्स टू सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द वर्क प्लेस, सती, डाउरी या फिर रेप। यानी कि आपसे पूछा है कि विशाखा गाइडलाइन जो आई थी वो किससे जुड़ी हुई थी। आपने आई थिंक पढ़ा होगा विशाखा गाइडलाइन के बारे में, तो वो किससे जुड़ी हुई थी? आपके सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़ी हुई थी क्या, सती से जुड़ी हुई थी क्या, दहेज मृत्यु से, या फिर आपके रेप से जुड़ी हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि जबकि सेक्सुअल हैरेसमेंट आपके वर्क प्लेस जो होते थे वहाँ पे विमेंस के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट होता था, उससे आपकी ये जो विशाखा केस जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इस विशाखा केस के अंदर कुछ विशाखा गाइडलाइंस भी आई थी, तो ये कौन से साल के अंदर आई थी, वो ईयर आपको मेरे को होमवर्क का आपका क्वेश्चन है कि वो ईयर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे विशाखा गाइडलाइन जो है वो कौन से साल में आई थी। ठीक है, या तो 2014 में, या फिर 2015 में, या फिर 16 में, इन तीनों में से कोई करेक्ट आंसर है। आपको मेरे को ऑप्शन कौन सा सही है वो आपको कमेंट करके बताना है। तो आपसे यहीं पे यही पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था विशाखा केस को लेकर वो किससे जुड़ा हुआ था? वो सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द वर्क प्लेस, जब विमेंस काम करने के लिए जाती थी तो उनके साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट होता था, उससे जुड़ा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज इंक्वायर्स एंड डिसाइड इन द केस ऑफ डाउट एंड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट्री कमेटी और हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। क्या बोला है, निम्नलिखित संवैधानिक अधिकारियों में से कौन भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न होने वाले संदेह और विवाद के मामले की जांच और निर्णय लेता है? मैंने आपको बताया था कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कुछ भी वाद विवाद हो जाता है तो उसका सुलटारा कौन करता है, उसका निर्णय कौन लेता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय लेगा, भारत का निर्वाचन आयोग लेगा, यानी कि आपका इलेक्शन कमीशन लेता है क्या उसका डिसीजन? संसदीय समितियां जो होती है, आपकी पार्लियामेंट्री कमेटीज होती है, वो उसका डिसीजन लेती है, या फिर आपकी उच्च न्यायालय लेता है? तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है, वो क्या करता है, राष्ट्रपति और आपके जो वाइस प्रेसिडेंट जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं उनके इलेक्शन के मैटर से जुड़ा हुआ कोई भी डिस्प्यूट है तो वो आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ही जाता है और वहीं पे ही उसका निर्णय जो है वो होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या पूछा है, Which one of the following criteria is not required to be qualified for appointment as judge of Supreme Court? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड जो है वो अपेक्षित है? एटलीस्ट 5 years एट अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्ष तक काम करा हुआ होना चाहिए क्या? दूसरा बोला है कि एटलीस्ट 10 years एज द एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में 10 साल कम से कम काम करा हुआ होना चाहिए। ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट एज अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, राष्ट्रपति की राय में एक विशिष्ट न्यायविद होना चाहिए। और एटलीस्ट 20 years एज अ सब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, यानी कि कम से कम 20 साल से क्या होना चाहिए, सब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के रूप में वो कार्य करा हुआ होना चाहिए। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है वो आपको बताना है, कौन सा नॉट रिक्वायर्ड है। ठीक है, मानदंड अपेक्षित है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए जो जजेस होते हैं उनके पास में या तो वो 10 साल से या तो वो काम कर रहे हो हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में, ठीक है, आपके अधिवक्ता के रूप में, या तो हाई कोर्ट में 10 साल से काम कर रहे हो, या फिर अगर हाई कोर्ट में जज हैं तो 5 साल से हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे हो, या फिर विशिष्ट न्यायविद हैं, राष्ट्रपति की राय में अगर विशिष्ट न्यायविद हैं तो भी वो जो आपके सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसके जज के रूप में नियुक्ति उनकी हो सकती है। ये तीनों कंडीशन मैंने आपको बताई थी, परंतु ये सब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वाली कोई कंडीशन ऐसी नहीं दे रखी है इनकी नियुक्ति के लिए, इनकी योग्यता के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट नहीं है, यही आपसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित कब हुआ था? स्थापना कब हुई थी सुप्रीम कोर्ट की? मैंने बताया था आपको 16 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 में, 31 जनवरी या फिर 15 अगस्त 1950 में। तो मैंने बताया था 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन आया कब था, 2 दिन के बाद में इस्टेब्लिश हो चुका था, लेकिन ओपनिंग कब हुई थी, 28 जनवरी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू आस्क एन एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर है। सवाल हिंदी में नहीं है, लेकिन ये पूछा क्या है आपसे, यहाँ पे पूछा है कि किसके पास में सुप्रीम कोर्ट
से है ना सलाहकारी जो है ना जुरिस्डिक्शन जो होता है वो किसके पास में है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है वो यहाँ पे किसके पास में होता है, राष्ट्रपति के पास में होता है। बिल्कुल सही बात है भाई। प्रेसिडेंट के पास में आपकी ऐसी है ना शक्ति है जो क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट के पास में ऐसे प्रावधान है जो आपके राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से अगर उसको लगता है कि उसको किसी मैटर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से डिस्कशन करना चाहिए, उसे एडवाइस लेनी चाहिए, तो राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राष्ट्रपति करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या पूछा है, सुप्रीम कोर्ट जज कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना जो त्यागपत्र देता है, जो अपना इस्तीफा देता है, वो किसको लिखता है, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर मुख्य न्यायाधीश को। तो मैंने बताया है कोई भी इस्तीफा देगा तो एक ही इंसान के पास में जाएगा जो कि है आपके राष्ट्रपति, आपके प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्या पूछा है, अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकती है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जो है वो जारी कर सकता है। तो टोटल रिट होती कितनी है, आपका अगला होमवर्क क्या है, टोटल रिट कितनी होती है आपकी वो बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि रिट के नाम क्या क्या हैं वो भी आप मेरे को है ना कमेंट करके बताओगे। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि रिट जारी करने का जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, अनुच्छेद 131, आपका है ना 32, 143 या फिर 226। तो अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट रिट जो है वो भी जारी कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास में रिट जारी करने की शक्तियां हाई कोर्ट से कम है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ अगर आपके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का हनन होता है तो ही रिट जारी कर सकता है, परंतु हाई कोर्ट अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है या फिर आपके कोई दूसरे अधिकारों का हनन हो रहा है तो भी हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट में जा सकते हैं 226 के तहत, है ना, 226 अनुच्छेद के तहत, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, तो यही आपका रिट जारी करने का अनुच्छेद है, आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। होमवर्क क्वेश्चन याद है कि कितने प्रकार के रिट होते हैं वो बताओगे और उन रिट के नाम क्या है वो भी मेरे को कमेंट करके बताओगे। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड इन द केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट इज कॉल्ड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन, प्लेनरी ज्यूरिसडिक्शन या फिर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां जो है उसको हम क्या कहते हैं, मूल क्षेत्र अधिकार, निहित क्षेत्र अधिकार, पूर्ण क्षेत्र अधिकार या फिर सलाहकार क्षेत्र अधिकार। तो अगर आपका यहाँ पे बोला है कि दो या दो से ज़्यादा अगर राज्यों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, कोई भी मामला हो जाता है, और कोई भी वाद विवाद का मामला हो जाता है दो या दो से ज़्यादा राज्यों के बीच में, उसका निर्णय कौन लेता है, सुप्रीम कोर्ट ही लेता है। ये कौन सा क्षेत्र अधिकार में आता है, तो ये आपका मूल क्षेत्र अधिकार जो होता है, आपका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो होता है उसके अंदर आता है। मैंने यहाँ पे भी आपको 3 कंडीशन बताई थी, दो राज्यों के बीच में अगर कुछ भी वाद विवाद हो जाता है या फिर आपके है ना केंद्र के बीच में और बाकी के राज्यों के बीच में कुछ भी वाद विवाद हो जाता है, या फिर केंद्र प्लस कुछ राज्य एक पार्टी में हैं और बाकी के बचे हुए राज्य दूसरी तरफ हैं, तो इन दोनों पार्टियों के बीच में अगर कुछ भी वाद विवाद हो जाता है तो इन तीनों ही केसेस को सुलझा है ना, इसका सुलटारा करने का या फिर इस पर निर्णय लेने की शक्ति किसके पास में है, सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। ये उसके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, उसके मूल क्षेत्र अधिकार के तहत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया इज करेक्ट, यानी कि भारत में जो न्यायिक प्रणाली है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, मैंने बोला ना कि सही गलत आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन में, तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है वो आपसे पूछा है। अब कथन क्या दिए हुए हैं, इन द केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड एनी ऑफ द स्टेट, हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट कैन टेक अप द मैटर, यानी कि केंद्र और किसी भी राज्य के बीच विवाद के मामले में उस राज्य का जो उच्च न्यायालय होगा इस मुद्दे को ले सकता है। यानी कि वो जो अगर आपका कोई भी केंद्र और राज्य के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, कोई भी विवाद हो जाता है, तो सुलटारा कौन करेगा, उस राज्य का है ना, जो आपका हाई कोर्ट है, उस राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो इस मामले को लेगा और वो इसके ऊपर अपना डिसीजन देगा। क्या क्या ये कथन सही है क्या आपका, वो पूछा है। ठीक है, अगला कथन क्या है, अगला कथन है कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया इन कॉलोनियल टाइम इज दी प्रीसेसेडर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पे पूछा है कि औपनिवेशिक काल में भारत का संघीय न्यायालय भारत के सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है क्या, प्रीडिसेसर है क्या। फिर आपसे दूसरा पूछा है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL कैन बी फील्ड इन एनी कोर्ट बाय ओनली द अग्रीव्ड पर्सन, जनहित याचिका किसी भी न्यायालय में केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही दर्ज की जा सकती है क्या। ये सारे ही पॉइंटर्स मैंने आपको बताए हैं क्लासेस के अंदर। ठीक है, और चौथा क्या बोला है, ओनली सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया, यानी कि न्यायिक समीक्षा की जो है ना जो अधिकार है वो भारत में केवल जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उनके ही पास में है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है वो आपको बताना है। तो पहला कथन क्या बोल रहा है कि अगर राज्य के बीच में और आपकी केंद्र की सरकार के बीच में कोई भी अगर मतभेद होता है, कोई भी वाद विवाद होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है,
तो उसका सुलझारा कौन करेगा, उसको है ना सुलटारा कौन करेगा, वो आपकी कौन करती है, सुप्रीम कोर्ट करती है। और ये सुप्रीम कोर्ट का कौन सा ज्यूरिसडिक्शन है, उसका मूल ज्यूरिसडिक्शन है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि हाई कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट के पास में ऐसी कोई ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है आपकी सर्वोच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की। तो पहला कथन गलत हो गया, हमसे पूछा है कि कौन सा सही है। दूसरा क्या बोला है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो हमारे कॉलोनियल टाइम का क्या है, प्री डिसीसर है, यानी कि प्री सक्सेसर है। जो हमारी फेडरल कोर्ट थी उसके ही, जो हमारे 1935 के अधिनियम से आई थी, उसके ही बाद में हमने 1950 में सुप्रीम कोर्ट को बनाया। क्या ये उसका ही है ना पूर्ववर्ती है क्या फेडरल कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल सही बात है भाई, 1935 में फेडरल कोर्ट थी, उसके बाद में 1950 में हमने क्या करा, 1950 में हमने सुप्रीम कोर्ट बनाया। बिल्कुल सही बात है, ये उसका ही पूर्ववर्ती है। ये कथन आपका एकदम सही है। तीसरा कथन क्या बोला है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो आपकी जनहित याचिका जो होती है वो केवल जो पीड़ित इंसान होता है, जिसके साथ में कुछ गलत हुआ है, जिसके साथ में कुछ भी है ना ऐसा चीज़ हुई है, सिर्फ वो ही जाकर ये जनहित याचिका जो है वो दर्ज करवा सकता है, कोई दूसरा उसके बिहाफ पे नहीं करवा सकता है। ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों गलत बात है? मैंने बताया था कि इससे पहले जो आपका स्टैंड है ना लोकस स्टैंडाई आया था, उसके अंदर ये सिस्टम होता था कि भाई जो आपका पीड़ित आदमी है, जिसके साथ में कुछ गलत घटना हुई है, सिर्फ वही जाकर अपनी एफआईआर जो है वो दर्ज करवा सकता है पुलिस स्टेशन में। उसके आधार पे, उसके बिहाफ पे कोई दूसरा आदमी जाकर ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन ये सिस्टम जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, क्योंकि काफ़ी ऐसे पीड़ित लोग हैं जो उनके साथ में अगर कुछ भी गलत होता है तो वो जाकर आवाज़ नहीं उठाते हैं, या फिर जाकर अपने लिए कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, वो या तो डर जाते हैं या सोचते हैं कि उनकी कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा, ऐसे करके वो जाकर अपने खिलाफ है ना वो किसी उस दूसरे इंसान के खिलाफ, उस जुर्म के खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठाते हैं। तो इसलिए लोकस स्टैंडाई जो सिस्टम था उसके अंदर लोग जाकर एफआईआर लिखवाते ही नहीं थे। तो फिर हम नया सिस्टम लेकर आए जिसका नाम था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम जनहित याचिका कहते हैं। इस जनहित याचिका में इस सिस्टम को बदल दिया गया। इसमें कहा गया कि भाई ठीक है, जिस इंसान के साथ में कुछ भी गलत हो रहा है वो तो जाकर अपनी एफआईआर लिखवा ही सकता है, साथ ही साथ अगर कोई दूसरा आदमी है जो ये सब कुछ देख रहा है तो वो भी उस इंसान के साथ में, जो पीड़ित इंसान है ना, अगर वो जाकर खुद अपनी एफआईआर नहीं लिखवा रहा है तो उसके आधार पे कोई दूसरा आदमी जाकर उसके लिए एफआईआर जो है वो लिखवा सकता है। ये होता है आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लेकिन क्या बोला है यहाँ पे कि भाई जनहित याचिका में केवल और केवल जो आपका है ना पीड़ित इंसान होता है, सिर्फ वही जाकर अपनी जो याचिका है वो दर्ज करवा सकता है। ये बात तो आपकी गलत है, ये पीआईएल के अंदर नहीं होता था, ये आपका लोकस स्टैंडाई में होता था। ठीक है, ये भी गलत हो गया कथन। चौथा कथन क्या बोला है, ओनली सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है न्यायिक समीक्षा की। न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू, अपने कोई भी केसेस हैं, कोई भी जजमेंट है, उसको वापस से रिव्यू करने का, यानी कि वापस से उसको चेक करने की जो शक्तियां हैं, जो प्रावधान है, वो क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास में ही है? क्या सिर्फ है ना आपका जो सर्वोच्च न्यायालय है क्या उसके ही पास में है क्या? नहीं, ये आपकी हाई कोर्ट के पास में भी तो है। आपकी हाई कोर्ट और आपकी है ना सुप्रीम कोर्ट दोनों के ही पास में आपकी है ना न्यायिक समीक्षा की शक्तियां हैं, न्यायिक समीक्षा के है ना अधिकार हैं। तो बिल्कुल सही कथन है, यानी कि ये कथन तो बिल्कुल गलत हो गया आपका, तो ये कथन भी आपका गलत हो जाएगा। पूछा क्या था कौन सा सही है, तो सेकंड वाला कथन सही है कि औपनिवेशिक काल में भारत का संघीय न्यायालय भारत के सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है। ये कथन सही है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से अगर आपको सारे पॉइंटर्स याद होंगे तो आप सारे ही आंसर्स को सॉल्व कर जाओगे चुटकियों में। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था? न्यायिक है ना न्यायिक समीक्षा का जो है ना आपकी प्रणाली है वो आरंभ कहाँ से हुई थी? भारत से, जर्मनी से, रूस से, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से यानी कि यूएसए से? तो मैंने आपको बताया था कि आपका जुडिशियल रिव्यू ले लो आप, है ना न्यायिक समीक्षा का प्रावधान ले लो, चाहे आप जनहित याचिका यानी कि पीआईएल जो होती है वो ले लो, या फिर आप जुडिशियल एक्टिविज्म ले लो। ये तीनों ही हमने कहाँ से लिए हैं? तीनों ही हमने अमेरिका से लिए हैं, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं। ठीक है, और इन तीनों के ही बारे में डायरेक्टली हमारे संविधान में कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, इनडायरेक्टली तो मेंशन है। काफ़ी सारे आर्टिकल हैं जहाँ पे इनडायरेक्ट तरीके से, अप्रत्यक्ष रूप में तो इन तीनों के ही बारे में कुछ ना कुछ बोला हुआ है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कि भाई ये प्रावधान या फिर ये अनुच्छेद, ये भाग जो है वो आपका है ना जुडिशियल रिव्यू का ही है, आपकी न्यायिक समीक्षा का ही है, आपकी जुडिशियल एक्टिविज्म का ही है, ऐसा कुछ भी नहीं वहाँ पे दे रखा है। डायरेक्टली कोई भी अनुच्छेद आपको इन तीनों के बारे में नहीं मिलेगा। हाँ, कोई दूसरे अनुच्छेद है जैसे आपके मौलिक अधिकार हो गए तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये तीनों देखने को मिलेंगे, लेकिन डायरेक्टली कोई सीधा सीधा ऐसा अनुच्छेद नहीं है हमारे संविधान में जो इन तीनों को डिस्क्राइब करे। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि डायरेक्टली हमारे संविधान में इन तीनों को कहीं पे भी डिस्क्राइब नहीं करा हुआ है, और ये तीनों ही हमने कहाँ से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका करेक्ट आंसर है कि इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है? यूएसए से हुआ है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ से है ना स्थित है, यानी कि वेयर इज द बेंच ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट?
हाई कोर्ट जो है राजस्थान में, उसका जो है ना बेंच है वो कहाँ पे है, उदयपुर में है, अलवर में है, जयपुर में है, या फिर यहाँ पे कहीं पे भी नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का जो आपका हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है, आपका है ना जयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हर राज्य में है ना आपका हाई कोर्ट होता है, तो राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, विच अमंग फॉलोइंग इज द नियरेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे नवीनतम क्या है उच्च न्यायालय है। कहाँ पे है आपका, छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है, आंध्र प्रदेश, न्यूएस्ट है ना, नियरेस्ट नहीं है, मैंने गलती से नियरेस्ट बोल दिया, नवीनतम यानी कि सबसे नया हाई कोर्ट कौन सा है, छत्तीसगढ़ वाला है, आंध्र प्रदेश का है, झारखंड का है, या फिर मणिपुर का है। तो जो सबसे नया हाई कोर्ट है वो आपका आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का कैसे हुआ भाई, आंध्र प्रदेश का इस तरीके से हुआ, आपका आंध्र प्रदेश और आपके तेलंगाना दोनों राज्य अलग अलग हुए थे, तब उस टाइम पे हमने आंध्र प्रदेश के लिए एक नया हाई कोर्ट बनाया था, है ना। अब ये हाई कोर्ट कब बना था, वो साल क्या है, वो आपको मेरे को कमेंट करके बताना है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट आपका सबसे नया हाई कोर्ट है, यानी कि अभी जो सबसे न्यू आपका नवीनतम हाई कोर्ट है वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है। पर ये बना कौन से साल में था वो आपको मेरे को कॉमेंट करके बताना है। ठीक है, और इसका नया कैसे है वो मैंने आपको समझा ही दिया कि तेलंगाना और आपका आंध्र प्रदेश जो है वो दोनों अलग अलग हुए थे, और उस टाइम पे हमने आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट जो है वो नया बनवाया था। अब ये मैंने आपको बता दिया कि भाई तेलंगाना और आपका आंध्र प्रदेश अलग अलग हुए थे, उस टाइम पे आंध्र प्रदेश का नया हाई कोर्ट बना, तो उस टाइम से आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि अलग अलग कब हुए थे, है ना, दो राज्य कब अलग अलग हुए थे, उस टाइम से आप बता सकते हो कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो हाई कोर्ट है आपका वो कब बना। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट कब बना था। ठीक है, फिर अगला सवाल क्या पूछा है, व्हेन वाज द राजस्थान हाई कोर्ट इस्टेब्लिश्ड, राजस्थान का जो आपका उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी, 49 में, 1950 में, 1946 में, या 1935 में। तो राजस्थान का हाई कोर्ट जो है वो आपका 1949 में बन चुका था। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ बना था, यानी कि कब बना था, 1949 में, और इसकी बेंच है कहाँ पे, आपकी जयपुर के अंदर है। ठीक है, जयपुर में राजस्थान के हाई कोर्ट की बेंच है, और ये आया था कब, 1949 में आया था। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इस्टेब्लिश्ड एज द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 पास्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि 1861 में ब्रिटिश संसद में पारित उच्च न्यायालय अधिकतम है ना, उच्च न्यायालय का जो अधिनियम है उसके तहत भारत के पहले उच्च न्यायालय के रूप में किसको स्थापित किया गया था, यानी कि जो आपका 1861 में है ना हाई कोर्ट एक्ट जो पास हुआ था, है ना, आपका जो है ना उच्च न्यायालय का जो अधिनियम है वो जब पारित हुआ था ब्रिटिश संसद के अंदर, उसके तहत कौन सा हाई कोर्ट हमने बनाया था, इलाहाबाद का बनाया था क्या, या फिर आपका बॉम्बे का बनाया था क्या, है ना, इलाहाबाद का बनाया था क्या, बॉम्बे का बनाया था क्या, कैलकाटा का बनाया था, या फिर मद्रास का बनाया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम पे हमने कैलकाटा का हाई कोर्ट बनाया था। जो आपके 1861 में हाई कोर्ट एक्ट पास हुआ था ब्रिटिश संसद में, उस टाइम पे आपकी कलकत्ता का हाई कोर्ट जो है वो बना था। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, एज ऑन 1 फरवरी है ना 2020 हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ हरियाणा, 1 फरवरी 2020 तक हरियाणा के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन थे आपके, है ना, रविशंकर झा थे क्या, जस्टिस है ना आजाद तिवारी थे क्या, या फिर NV रमन थे, या फिर आलोक सूद थे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके रविशंकर है ये 2020 1 फरवरी तक आपके हरियाणा के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, न्यायाधीश रविशंकर झा। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, अगला सवाल आपसे पूछा है कि हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड इज सिचुएटेड वेयर, यानी कि उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे स्थित है, देहरादून में, नैनीताल में, अल्मोड़ में, या फिर आपका उत्तरकाशी के अंदर। तो नैनीताल में आपका उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में है, तो उत्तराखंड का हाई कोर्ट आपका नैनीताल में हो गया, राजस्थान का हाई कोर्ट आपका कहाँ हो गया, जयपुर में हो गया। ठीक है, ये दो पता चल गए आपको। अगला सवाल क्या पूछा है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाई कोर्ट जज इज करेक्ट, यानी कि जो आपका हाई कोर्ट का जज होता है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनके संबंध में कौन सा कथन सही है वो आपसे पूछा है। तो 4 कथन दे रखे हैं, कौन सा कथन सही है वो आपको कमेंट करके बताना, वो कमेंट नहीं मतलब वो मैं आपको समझाती हूँ। पहला कथन क्या बोला है, द जज ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, यानी कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके संबंध में राज्यों के राज्यपाल द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है क्या। दूसरा बोला है कि ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 15 ईयर्स, यानी कि उनके पास 15 वर्ष तक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में अनुभव होना चाहिए। तीसरा बोला है कि जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड्स एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान विधि से ही उनका क्या किया जाता है,
उनको है ना निष्कासित किया जाता है। और चौथा बोला है कि जज ऑफ हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु है ना प्राप्त करने तक अपने पद पर बने रहते हैं। कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला कथन क्या बोल रहा है, जज ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय गवर्नर। क्या हाई कोर्ट के जज गवर्नर अपॉइंट करते हैं क्या? बिल्कुल गलत बात है। मैंने आपको क्लासेस में चिल्ला चिल्ला के बताया था कि चाहे हाई कोर्ट का जज हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति इनके राष्ट्रपति ही करते हैं, प्रेसिडेंट ही करते हैं, तो गवर्नर तो नहीं आएगा, बिल्कुल गलत बात है। हाँ, गवर्नर से वो कंसल्टेशन कर सकते हैं पर गवर्नर नियुक्ति नहीं करेंगे, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, और नियुक्ति भी कैसे होगी? कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होगी, याद रखना सारी चीज़ों को। ठीक है, अगला क्या बोला है कि उनके पास में 15 वर्ष तक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता का अनुभव होना चाहिए। हाई कोर्ट के जो जज है उनके पास में 15 ईयर्स का एडवोकेट होने का है ना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये बात गलत है। अगर हाई कोर्ट के जज है तो उनके पास में 10 साल का अधिवक्ता होने का है ना अनुभव होना चाहिए, और 10 साल का ही आपका है ना क्या बोलते हैं न्यायाधीश जो होते हैं, जज होते हैं, उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि अगर कोई हाई कोर्ट का जज बनना चाहता है तो उसकी है ना योग्यता क्या बताई हुई है? 10 साल तक उसके पास में अनुभव होना चाहिए एडवोकेट का यानी कि अधिवक्ता का, और 10 साल तक ही उसके पास में या फिर 10 साल तक उसके पास में जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोनों में से कोई भी योग्यता अगर होती है हाई कोर्ट के जज को लेकर तो उसको हम हाई कोर्ट का जज जो है वो नियुक्त कर देंगे हम, यानी कि आपके राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये कथन भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे 15 बोला है लेकिन इसकी डेट क्या है, मतलब इसका नंबर क्या है, संख्या क्या है, वो 10 साल तक है। ठीक है, तीसरा क्या बोला है, जज ऑफ हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तरह ही हटाए जाते हैं, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान विधि से ही उनको क्या किया जाता है? निष्कासित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं उसी तरीके से सेम तरीके से हम हाई कोर्ट के जज को हटाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को हम हटाते हैं मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, है ना, इन 2 केसेस में ही हटा सकते हैं। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा, परंतु पार्लियामेंट के ऑर्डर से। ठीक है, पार्लियामेंट के ऑर्डर से, यानी कि पार्लियामेंट में पूरी है ना कार्रवाई होगी और लास्ट में जाकर राष्ट्रपति का उस पर सील साइन लगेंगे। ठीक है, और हटाएंगे कब? उसको मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, इन 2 रीजन के आधार पे ही हम है ना जज को हटा सकते हैं। तो ये सेम चीज़ आपकी सुप्रीम कोर्ट पे भी अप्लाई होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर, और सेम चीज़ आपकी हाई कोर्ट के जज के ऊपर भी अप्लाई होती है। तो यही बोला है कि हाई कोर्ट का जज जो है वो सेम उसी विधि से हटाया जाता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जज को हटाते हैं। बिल्कुल सही कथन है, तो यही आपका आंसर है। क्या पूछा था कि सही कौन सा है, तो कथन जो आपका तीसरा है वो बिल्कुल सही है। चौथा क्या बोला है कि हाई कोर्ट का जो जज होता है उसकी रिटायरमेंट की एज 65 वर्ष है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की एज 65 वर्ष है, हाई कोर्ट की कितनी है? 62 ईयर्स है। ठीक है, तो ये कथन भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 65 दिया हुआ है जो कि गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 62 होना चाहिए था। तो इसलिए तीनों कथन गलत है थर्ड वाले को छोड़कर, तो ये आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ एमपी हाई कोर्ट। जो आपका मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय था उसका पहला है ना न्यायाधीश कौन बने थे? हिदायतुल्लाह, पीवी दीक्षित, आपके कुमार मित्तल, या फिर आपके गणेश प्रसाद भट्ट, है ना। तो आपके जो हिदायतुल्लाह थे ये आपके एमपी के पहले चीफ जस्टिस बने थे। ठीक है, हिदायतुल्लाह जो है आपके हिदायतुल्लाह वो आपके मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के सबसे प्रमुख न्यायाधीश थे। ठीक है, अगला क्या पूछा है, इन इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय। भारत में उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो किसके द्वारा उनकी नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र की सरकार के द्वारा, राज्य की सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, राज्यपाल यानी कि गवर्नर के द्वारा, या फिर राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये हमने पढ़ रखा है भाई, राष्ट्रपति ही नियुक्ति करेंगे, चाहे चीफ जस्टिस की करनी हो, चाहे जजेस की हो, चाहे ये सुप्रीम कोर्ट के जज हो या फिर ये आपके हाई कोर्ट के जज हो, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति के पास में ही है, यानी कि इसके पास में ही सारी शक्तियां हैं नियुक्ति करने की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्या पूछा है, विच हाई कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन कवर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा एंड यूटी ऑफ है ना दमन एंड नागर हवेली एंड दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, यानी कि किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में महाराष्ट्र और गोवा राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है आपके दादर नागर हवेली और दमन और दीव सम्मिलित है। यानी कि कौन से हाई कोर्ट के पास में महाराष्ट्र और गोवा इन दोनों राज्य की शक्तियां हैं, साथ ही साथ है ना जो आपके यूनियन टेरिटरी है, जो आपके केंद्र प्रशासित प्रदेश है, जो आपके दादर नागर हवेली और दमन और दीव, इनकी शक्तियां भी उसी एक हाई कोर्ट के अंदर ही आती है। मुंबई के पास में मुंबई हाई कोर्ट, नागौर है ना औरंगाबाद, या फिर आपका है ना पणजी हाई कोर्ट के पास में। तो जो आपका मुंबई जिसको हम बॉम्बे कहते हैं, तो जो बॉम्बे का हाई कोर्ट है उसके पास में आपकी महाराष्ट्र, गोवा, जो आपकी 2 यूनियन टेरिटरी है दमन और दीव, और आपकी दादर नागर हवेली, इनकी जितनी भी आपकी ज्यूरिसडिक्शन है, जितने भी अधिकार हैं वो किसके क्षेत्र में आते हैं? महाराष्ट्र यानी कि जो आपकी मुंबई है उसके है ना हाई कोर्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
अगला पूछा है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ हाई कोर्ट जज अ पर्सन शुड हैव डैश ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ होल्डिंग जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया। यानी कि भारत के संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की योग्यता के लिए व्यक्ति को भारत में न्यायिक कार्यालय रखने का डैश वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यानी कि अगर कोई इंसान हाई कोर्ट का जज बनना चाहता है तो उसको जुडिशियल ऑफिस कितने टाइम तक उसके पास में जुडिशियल ऑफिस को है ना होल्ड करने की अनुभव होना चाहिए, यानी कि है ना न्यायिक कार्यालय पर काम करने की उसके पास में कितने वर्षों तक उसके पास में अनुभव होना चाहिए। 5 वर्ष का, 10 वर्ष का, 7 का या फिर 3 का। अभी समझाया था भाई 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। चाहे एडवोकेट है तो भी 10 वर्ष का होना चाहिए, अगर जज होता है तो भी 10 वर्ष का होना चाहिए। दोनों में से कोई भी योग्यता अगर उसके पास में पूरी हो जाती है तो फिर हम उसको हाई कोर्ट का जज के रूप में अपॉइंट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है 10 वर्ष, वो इसका करेक्ट आंसर है कि हाई कोर्ट के आपके है ना जो आपका उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की योग्यता के लिए व्यक्ति को कम से कम आपके न्यायिक कार्यालय के लिए 10 वर्ष, न्यायिक कार्यालय जो होता है उसके अंदर कम से कम 10 वर्ष का अनुभव तो होना ही चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। अगला पूछा है कि व्हेन वाज सेपरेट आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इस्टेब्लिश्ड आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ अर्लियर स्टेट इनटू तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। यानी कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जब अलग अलग हो गए थे, मैंने अभी आपको समझाया, तब उसका जो बाइफर्केशन हुआ था, यानी कि जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 राज्य अलग अलग हो गए थे, तब हमने आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट बनाया था, जो कि अभी आपने क्वेश्चन को सॉल्व करा कि ये आपका सबसे न्यूनतम हाई कोर्ट है, सबसे नया हाई कोर्ट है। तो वो जो नया हाई कोर्ट जो आंध्र प्रदेश में हमने बनाया था वो कौन से साल में बनाया था? 18 में, 19 में, 19 मार्च को, 1 जनवरी को या फिर 15 जनवरी 2015 में, है ना। तो आपको ये मेरे को बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे। 4 ऑप्शन है, 2018 में हुआ था, 19 में हुआ था 1 जनवरी को, या फिर 15 मार्च 2019 में, या फिर 15 मार्च 2015 में। आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट कौन से साल में बना था, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी। ये मैंने आपसे होमवर्क का क्वेश्चन पूछा है, तो आप ही मेरे को कमेंट करके बताओगे। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है? बाय द उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट एमलगमेशन ऑर्डर 1948 चीफ कोर्ट ऑफ है ना, और चीफ कोर्ट ऑफ आपका Odad was amalgamated with the High Court of Allahabad and a new High Court was conferred who was appointed as the new High Court Chief Justice। यानी कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय समामेलन आदेश जो आपका 1948 द्वारा अवध के है ना, ये अवध है आपका, अवध न्यायालय को इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के साथ समामेलित किया गया और है ना समामेलित किया गया और नया उच्च न्यायालय प्रदान किया गया। किसी नए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो नियुक्त किया गया था, वो आपको बताना है। तो आपका है ना बिदु भूषण मलिक है क्या इसका आंसर, या फिर आपके वरिष्ठ भार्गव है, या फिर आपके है ना मनूलाल आपके देसाई जो है वो है, या फिर आपके है ना नसीरुल्लाह बेग है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा इसका मिस्टर जो आपके है ना बिदु भूषण मलिक है, वो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। यानी कि जो आपका भारत है उसमें सबसे पुराना न्यायालय जो है उच्च न्यायालय वो कौन सा है? बॉम्बे का, मद्रास का, कलकत्ता का, या फिर आंध्र प्रदेश का? सबसे पुराना आपका कलकत्ता का हाई कोर्ट है। ठीक है, जो सबसे पहले ही बना था आई थिंक, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। फिर आपसे अगला सवाल क्या पूछा है? रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट वर इंक्रीज फ्रॉम, जो आपका ईयर है 60 से 62 कर दी गई थी, कौन से अमेंडमेंट के तहत? यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्त है उनकी आयु हमने 60 साल से है ना 62 साल कर दी गई थी। कौन से संशोधन से करी थी? 12th संशोधन से, यानी कि 12वें से, 13वें से, 14वें से, या फिर 15वें संशोधन से करी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका 15th वाला अमेंडमेंट हुआ था, 15वां संशोधन, उससे हमने क्या किया था? हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी रिटायरमेंट ही, यानी कि सेवानिवृत्त की जो आपकी आयु होती है, पहले ही 60 वर्ष थी, बाद में इसको हमने बढ़ा के इसका टेन्योर कर दिया 62 वर्ष का। ये कौन से अमेंडमेंट से हुआ है, कौन से संशोधन से हुआ है? 15वें संशोधन से हुआ है, 15th वाले अमेंडमेंट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी, आपको सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे लगे होंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियो आपकी अपलोड होती रहेगी आपके पास में उसका नोटिफिकेशन जो है वो आता रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। मेरी सारी पॉलिटी की क्लासेस जो है वो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको अगर कुछ भी सजेशन देना है, कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है, तो आप मेरे को कमेंट करके है ना पूछ सकते हो। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो हर्षिता मैम की पाठशाला है ना, हर्षिता मैम की पाठशाला जो मेरा टेलीग्राम चैनल है पर्सनल, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे अगर आपको कुछ क्वेरी है, कोई भी आपसे है ना सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आता है, आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो। कमेंट में भी आप मेरे को बता सकते हो, मैं कमेंट सबके देखती रहती हूँ। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।